Assalamu alaikum dear friends, my name is Haider Ali. Today I am gonna to explain the whole concept, the whole topic of the photosynthesis step by step and lecture by lecture. तो dear friends, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखें, हम एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन देखते आए हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर मे बी जो क्लास फर्स्ट ग्रेड है 11th है वहाँ पर डिटेल में है, फिर भी काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अब क्या एक सिंपल सी इक्वेशन हम देखते आ रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और उसके नतीजे में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 और साथ में 6O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं क्या ये सच में इतना छोटा सा है या फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जब मैं आपकी एज में था तो मुझे इस रिएक्शन से बहुत प्रॉब्लम थी, एक किस्म की एलर्जी थी। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि मुझे ये रिएक्शन सही तरह से समझाया नहीं गया था। यानी कि अब मैं आपको करवाऊंगा ये केमिकल रिएक्शन, तो मुझे वो हर चीज़ का पता है जो एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैं हर वो जोन के ऊपर हर वो पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई भी स्टूडेंट वहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस रिएक्शन के एंड पर, इस लेक्चर के एंड पर आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। अलबत्ता इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस लेक्चर में हर जो टॉपिक होंगे उसके जो MCQs हैं वो ऐड करता जाऊँगा। तो आप काइंडली वो MCQs देखें, जैसे ही लेक्चर एंड होगा आपको उसी लेक्चर के MCQs मिलेंगे। आप तो काइंडली उसी लेक्चर के जो MCQs होंगे उसको सोल्व करें, कमेंट के फॉर्म में उसका आंसर करें, सही है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, ये जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, इसमें बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो आप क्या देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शुगर बन रही है और उसका नेम क्या है, ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ज़रूरी नहीं है ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी, बाकी साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, एल्गी के अंदर भी होता है, क्लोरेला एल्गी एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला, उसके अंदर भी होता है। डियर फ्रेंड्स, ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डोमिनेंट ग्रीन प्लांट्स में है, इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स का जिक्र किया यहाँ पर लिखा है। इन विच सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या होगी, सिंथेसिस होने वाली है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। और यूज़ किसकी करनी है, हमने यूज़ करनी है एनर्जी सूरज की, सनलाइट इस्तेमाल करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन बन जाएगी। उस रिएक्शन को क्या नाम दे देंगे, फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा होता है। डियर फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस के लिए जो पहला रॉ मटेरियल है वो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है डियर फ्रेंड्स, प्लांट्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेने वाले हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एयर से। इसी तरह से जो वाटर होगा वो वाटर कहाँ से आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वाटर एक रॉ मटेरियल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये वाटर कहाँ से आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स, ये आ रहा होगा सॉइल से। सॉइल से वाटर कौन लेके आएगा, सॉइल से वाटर को लेके आएंगी रूट्स। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट्स, और रूट्स से वाटर को दोबारा वापस जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं वहां तक कौन लेके आएगा डियर फ्रेंड्स, यानी कि लीव्स तक कौन लेके आएगा, तो वो लेके आएगा जाइलम, वेस्कुलर बंडल लेके आएगा और उसका नाम क्या होगा, जाइलम होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास दो रॉ मटेरियल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर आपको आ गया सॉइल से, रूट्स की मदद से और जाइलम की मदद से। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट। डियर फ्रेंड्स, जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, मेन प्रोडक्ट नो डाउट के कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। यहाँ पर सम टाइम कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्या वो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है,
क्योंकि अगर ग्लूकोज ही बनता है यहाँ पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो प्लांट के अंदर फिर प्रोटीन कहाँ से आती हैं, प्लांट्स के अंदर ऑयल्स कहाँ से आते हैं? सोचने वाली बात है। देखें, अगर या तो हो सकता है भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स बनती हैं या ऑयल्स बन जाता है, जैसे कि क्यूटिकल की लेयर ऑयली लेयर होती है ना लीव के सरफेस के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, वो कहाँ से बनते हैं? तो आपने याद रखना है वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके उनको चेंज कर दिया जाता है। किसके अंदर डियर फ्रेंड्स? उनको सम टाइम फैट्स के अंदर चेंज कर दिया जाएगा, सम टाइम उनको प्रोटीन्स के अंदर भी चेंज कर दिया जाएगा। अब ये सब टॉपिक कैसे चेंज किया जाएगा ये भी देखेंगे डिटेल के अंदर। सेकेंड जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, वो बाय जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट होता है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन। अब वो जो ऑक्सीजन होगी वो कौन इस ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा डियर फ्रेंड्स? इस जमीन पर, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए किसे इस्तेमाल कर लेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बनेगी कहां पर? फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब किस ऑर्गेनेली के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का? तो डियर फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और एनर्जी हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है? हम इस्तेमाल करने वाले हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशंस की एनर्जी, और वो रेडिएशंस की एनर्जी जो आपको कहां से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के जानिब, जो हम स्टडी करना चाह रहे थे वो है आपके पास स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो स्टेप्स में डिवाइड होता है। एक जो रिएक्शंस होते हैं हम उनको नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शंस। और सेकंड यहां पर जो रिएक्शंस होंगे हम उनको नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स बायो केमिकल रिएक्शंस। यानी कि दो रिएक्शंस हो रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। डियर फ्रेंड्स, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इसका सेकंड नेम होता है आपके पास लाइट रिएक्शंस। और बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो सेकंड नेम होगा वो होगा आपके पास डार्क रिएक्शन। यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे? लाइट रिएक्शंस। यानी कि इन रिएक्शंस के लिए सूरज की एनर्जी चाहिए होगी, जरूरत होती है। और बायोकेमिकल रिएक्शन का सेकंड नेम क्या होगा? डार्क रिएक्शन। हम इसको डार्क रिएक्शन भी कहेंगे, C3 पाथवे भी बोलेंगे, कैल्विन साइकिल भी कहेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहेंगे, और इसके अलावा हम इनको कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आ गया लाइट रिएक्शन, ये आ गया डार्क रिएक्शन। यानी कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो रिएक्शन में डिवाइड होती है, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शंस के दौरान डियर स्टूडेंट क्या चीज इस्तेमाल की जाएगी? लाइट रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होगा वाटर का मॉलिक्यूल। देखें, दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं फोटोसिंथेसिस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब जो वाटर इस्तेमाल होना है वो कहां पर हो जाएगा? लाइट रिएक्शंस में। वाटर इज यूटिलाइज्ड, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। वाटर यूटिलाइज कहां पर होगा? लाइट रिएक्शंस में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर यूटिलाइज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट भी दो हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो किस रिएक्शन में होनी है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो डियर फ्रेंड्स, वो आपके पास हो रही है लाइट रिएक्शंस में। ग्लूकोज कहां पर बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा डार्क रिएक्शन के अंदर, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स, जो लाइट रिएक्शंस है ये कहां पर होंगे डियर फ्रेंड्स? नो डाउट के फोटोसिंथेसिस कहां पर होगी? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं यहां पर एक रफ से डायग्राम बनाऊं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको डियर फ्रेंड्स फ्लूइड मीडियम स्ट्रोमा भी दिखाई देगा, और स्ट्रोमा के अंदर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है जिसका नाम होता है थैलाक्वाइड्स। तो जो लाइट रिएक्शंस होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? डेट विल बी अकर्स इन दिस थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन्स में होंगे। और जो डार्क रिएक्शंस होंगे ये कहां पर होने वाले हैं डियर फ्रेंड्स? ये होने वाले हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा के अंदर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लाइट रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शंस के दौरान बनने वाले हैं डियर फ्रेंड्स एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी
रिच कंपाउंड कहाँ पर किस रिएक्शन में बनेंगे? लाइट रिएक्शन में। और वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो दो होंगे, ATP, और सेकंड जो होगा वो होगा NADPH। यानी कि लाइट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जो जिनके लिए सनलाइट की ज़रूरत होगी, हम सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और लाइट रिएक्शंस के दौरान हम बना देंगे एनर्जी रिच कंपाउंड ATP एंड NADPH। फिर हम डार्क रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिनके लिए सूरज की सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इस रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी इस्तेमाल करेंगे इन कंपाउंड्स की जो कहां पर बने थे, जो लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बने थे, जैसा कि ATP और NADPH को इस्तेमाल किया जाएगा बायोकेमिकल रिएक्शंस में, और यहां पर इनका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज किया जाएगा? ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? अब अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस या लाइट रिएक्शंस की बात करता हूं तो एक आखिरी चीज आप याद रख लें, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ये बेसिकली मजीद दो रिएक्शंस के अंदर डिवाइड होते हैं। लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट ने इस्तेमाल होना है और एनर्जी रिच कंपाउंड बनने हैं, तो दो तरह के लाइट रिएक्शंस होते हैं मजीद। एक होता है डियर फ्रेंड्स नॉन साइक्लिक, एक क्या होंगे? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन बोलेंगे। और जो दूसरे लाइट रिएक्शंस होंगे उसको हम बोल देंगे साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो बेसिकली होप सो आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में डिवाइड हो रहा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस मजीद दो स्टेप में डिवाइड हो गया, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फास्फोराइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर इस्तेमाल हुई? बायोकेमिकल में, डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में, कैल्विन बेंसन साइकिल में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है वो है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में जो पहले रिएक्शन है वो है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा? नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. हेलो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ फोटोसिंथेसिस। डियर फ्रेंड्स, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो सब टॉपिक्स में डिवाइड होता है। उनमें से जो पहला टॉपिक है डैट इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज़ बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करता हूं तो फोटो का मतलब लाइट, केमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनको होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, उन रिएक्शंस को नाम दे देंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपके लिए कौन सा है? डैट इज़ द लाइट रिएक्शंस। तो अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ गौर से समझना है और सिर्फ 6 हेडिंग्स आपको तैयार करनी है। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी जो आपकी हेडिंग होगी, कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा आज के इस टॉपिक के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? दिस वन इज आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? इसका एक और नाम भी है। अब वो नाम क्या है? दिस वन इज आल्सो नोन एज अ हिल्स रिएक्शन। हम इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसकी एक रीज़न है। हिल्स रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज लाइट रिएक्शंस आर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हिल। इन रिएक्शंस को किसने डिस्कवर किया था? इन रिएक्शंस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। इसी वजह से हम इन रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हम इन रिएक्शंस को नाम देते हैं हिल्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लाइट रिएक्शंस की बात करता हूं तो लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो चीजें बनेंगी। एक तो डियर फ्रेंड्स आपके पास बनेगी NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट,
NADPH2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में ATP बनेगी। यानी कि लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें क्या किया जाएगा डियर फ्रेंड्स, जिसमें सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या बनाने वाले हैं, हम एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे। अब वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो एनर्जी रिच कंपाउंड कौन से होंगे, दो एनर्जी रिच कंपाउंड बनेंगे लाइट रिएक्शन में, एक बनेगा NADPH2 और दूसरा बनेगा ATP। अब डियर फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे हैं, इनको हमने इस्तेमाल कहां पर करना है, इनको हमने इस्तेमाल करना है डार्क रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में, या फिर हम उसको कहते हैं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। तो वहां पर हमने क्या करना है, इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP और NADPH जो है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। तो वो हम पूरे मैकेनिज्म्स के अंदर इसको समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो चीज होती है वो ये है कि आपके पास जो लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, ये कहां पर हो रहे हैं, ये होते हैं आपके पास थैलाकोइड्स में। कहां पर होंगे, थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स में हो रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, जो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स है ना, वहां पर दो तरह के फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम 1, दूसरा होगा फोटोसिस्टम 2, यानी कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 होंगे वहां पर। अब जो फोटोसिस्टम 1 होगा आपके पास, वो होगा P700 पर मुश्तमिल होगा, और जो फोटोसिस्टम 2 होगा डेट कंसिस्ट ऑफ P680 पर। आपने यहां पर याद रखना है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो डियर फ्रेंड्स, जो फोटोसिस्टम 1 है वो क्या है, P700, और जो फोटोसिस्टम 2 है वो कौन सा है, वो आपके पास है P680। तो ये P700 मैंने लिख दिया और इधर लिख दिया P680। अब जो फोटोसिस्टम आपके पास 1 है डियर फ्रेंड्स, फोटोसिस्टम 1 का एक अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसका नाम होगा FeS प्रोटीन। फोटोसिस्टम 1 का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम क्या है, FeS प्रोटीन होगा, डेट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 1। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जो फोटोसिस्टम 2 है उसका भी एक अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, उसका नाम होगा डियर फ्रेंड्स फियोफाइटिन। ये वो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नेक्स्ट हमने इस्तेमाल करनी है जब हम लाइट रिएक्शंस की डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये जानेंगे जो फोटोसिस्टम 1 है वो P700 पर मुश्तमिल होगा, उसका एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, डेट इज द FeS प्रोटीन। और इसी तरह से जो फोटोसिस्टम 2 है डेट इज द P680, और इसका भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जिसका नाम क्या है, डेट्स नेम इज द फियोफाइटिन, उसका नेम होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लाइट रिएक्शंस की बात करता हूं तो जो लाइट रिएक्शंस हैं वो बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं दो रिएक्शंस के अंदर। यानी कि लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP NADPH तो बनेगा, लेकिन ये लाइट रिएक्शंस भी मजीद दो तरह से होते हैं। एक हम इनको नाम देते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरा हम नाम देते हैं साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। डियर फ्रेंड्स, फास्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, phosphorylation. Light reaction is basically divided into the non-cyclic phosphorylation and the cyclic phosphorylation. तो अगर मैं जर्नली बात करता हूं तो जर्नली जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शंस के दौरान, तो वो होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। लेकिन सम टाइम जब कंडीशंस क्रिटिकल हो जाती हैं तो क्रिटिकल कंडीशंस के दौरान साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी एक्टिवेट होता है। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक्टिवेट क्यों होता है वो हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन में देखेंगे, लेकिन यहां पर जो इन डिटेल एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपके पास नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। देखें, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो आपके पास, आपका पहला क्या होना चाहिए, पहला आपका मकसद ये होना चाहिए आपको टाइटल को समझना है। तो यहाँ पर टाइटल को समझने की कोशिश करें जरा। देखें, टाइटल नेम इज नॉन साइक्लिक फास्फो रिलेशन। देखें, नॉन साइक्लिक यानी पर यहां पर साइक्लिक कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। फास्फोरिलेशन का मतलब यहां पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि ATP बनेगी। अब ATP कैसे बनेगी डियर फ्रेंड्स, देखें जरा, फॉर्मेशन ऑफ ATP का बनना ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फ्लो, साइक्लिक फ्लो नहीं है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स के नॉन साइक्लिक फ्लो की वजह से एटीपी के बनने के रिएक्शंस को क्या नाम दे देंगे, हम नाम दे देंगे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का नाम दे देंगे। और यहाँ पर कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, 2 फोटो सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। फोटो सिस्टम 1 भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत इमरजेंसी की सूरत में होगा। अब नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को अगर हम सेकंड नेम दें तो हम इसको क्या कहते हैं, जी स्कीम का नाम भी देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान, दिस वन इज अ फोटो सिस्टम, ये आपके पास आ गया फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2, यानी कि फोटो सिस्टम 2 कौन सा बनेगा, P680 या P700, जल्दी से बोलिए, हरी अप बेटा, वो कौन सा बनेगा, P680 बनेगा। अब हुआ कुछ इस तरह से, यहां पर डियर फ्रेंड्स सन मौजूद है, सूरज से आ रही है सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है डियर फ्रेंड्स, ये सनलाइट वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है, कहां पर, आपका जो फोटो सिस्टम्स है वहां पर पहुंच रही है। जैसे ही ये पहुंचेगी आपके फोटो सिस्टम पर, जैसे ही सनलाइट आकर पड़ी फोटो सिस्टम 2 पर, तो जो फोटो सिस्टम 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे डियर फ्रेंड्स, लाइट एनर्जी पड़ी, सूरज की एनर्जी पड़ी फोटो सिस्टम 2 पर, P680 पर पड़ी। जैसे ही लाइट एनर्जी P680 पर पड़ी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, वो ग्राउंड स्टेट से चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन्स पहले किस स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में थे, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल क्या था, लो था। लेकिन अब उसको एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, उसको सनलाइट की फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से इस फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, वो चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किस स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए। क्यों, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल हो गया हाई। एनर्जी लेवल हाई होने की जो मेन रीजन है वो क्या थी, लाइट एनर्जी थी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोटो सिस्टम 2 से निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे फोटो सिस्टम 2 से। और फोटो सिस्टम 2 से जब निकलेंगे तो उनको कैच कौन करेगा, उनको कैच करेगा फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और मैंने आपसे कहा था फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम क्या था, दैट्स नेम इज फियोफाइटिन। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स क्या चीज मौजूद होगी, यहां पर फियोफाइटिन मौजूद होगा, दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 2। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है फियोफाइटिन, एक्सेप्ट कर रहा है। अब हुआ कुछ इस तरह से, जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या हो गया, यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गए, होल्स, सुराख बन गए। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यहां पर डियर फ्रेंड्स चार्ज कौन सा आ गया, इस फोटो सिस्टम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गए, होल्स प्रोड्यूस हो गए। अब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो फोटो सिस्टम होगा ना, ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किससे, मैग्नीज प्रोटीन से, MN प्रोटीन से। अब MN प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, MN प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए फोटो सिस्टम 2 ने। जब MN मैग्नीज प्रोटीन से फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैग्नीज प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाएगी, वो आ जाएगी MN+2 की फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि अब उसकी क्या हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, उसकी तो हो चुकी है क्या चीज, वो ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, उसने मैग्नीज प्रोटीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए फोटो सिस्टम 2 को, यानी कि फोटो सिस्टम 2 की रिडक्शन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, फोटो सिस्टम 2 में चले गए और वहां से निकल गए, यानी कि मैग्नीज की होगी ऑक्सीडेशन। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन है, फोटो सिस्टम 2 की रिडक्शन है, यानी कि मैग्नीज हो गया ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इसने एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीज किसके तौर पर काम करता है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो एजेंट जो क्या काज करवाएंगे, जो रिडक्शन काज करवाएंगे दूसरे के अंदर। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या काज करवाते हैं, रिडक्शन काज करवाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज ने भी
फोटो सिस्टम 2 में क्या काज करवाई है उसने भी, उसकी रिडक्शन काज करवाई है। इसकी वजह से मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा ये रिड्यूसिंग एजेंट भी के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पर, और साथ में ये खुद क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो होल्स थे अब वो होल्स क्या हो गए, खत्म हो गए, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास किसके आगे, मैग्नीज प्रोटीन के आगे। अब चार्ज किसके ऊपर आ गया, अब डियर फ्रेंड्स चार्ज आ गया मैग्नीज की प्रोटीन के ऊपर चार्ज आ गया। तो पहला हमारा स्टेप क्या था, पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 पर जब लाइट पड़ी, व्हेन द सनलाइट, डियर फ्रेंड्स अगर आप अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो आपको इसको रट्टा मारकर तैयार करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको क्लैरिफाई करें और आप लिख दें इसको। देखिए जरा, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द फोटो सिस्टम 2, the electrons of the photosystem moves from ground state to the excited state, and energy level of this electron is high, and these electrons are photo excited, and these electrons are accepted by the primary electron acceptor of the photosystem 2, and the primary electron acceptor of photosystem 2 is the photon. So due to the removal of these electrons, the holes are produced on the photosystem 2 and it becomes positively charged. Then the photosystem 2 attracts the electron of the manganese protein. As a result, the manganese protein is oxidized and it acts as a reducing agent. As a result, the reduction of the photosystem 2 takes place. Now the manganese proteins contains the positively charged. This is the step number first of the light reactions and non-cyclic phosphorylation. अब डियर फ्रेंड सेकंड जो स्टेप है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब लाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट की वजह से क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन कौन सा है, वो होगा फोटोलाइसिस का। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा। वाटर का मॉलिक्यूल टूटा तो क्या हुआ, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 2 हाइड्रोजन के आइंस बने, साथ में ऑक्सीजन का एटम बन गया। देखिए मैंने हाफ लिखा है, हाफ O2 लिखा है, ठीक है, और साथ में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निकले हैं, पानी के टूटने से, वाटर के मॉलिक्यूल से टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे मैग्नीज के पास, जिसकी वजह से जो मैग्नीज होगा वो अगेन किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीज प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, उसका जो चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, पीछे बच गया आपके पास ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के आइंस। अब हाइड्रोजन के जो आइंस होंगे वो थैलाक्वाइड्स के अंदर जो स्ट्रोमा होगा वहां पर प्लेस कर दिए जाएंगे, और दूसरी चीज जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन का एक एटम है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स जब वाटर का एक और मॉलिक्यूल टूटेगा, देखें सपोज दैट वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं ना, तो वाटर का एक और मॉलिक्यूल टूटा, उसके टूटने से फिर एक हाफ ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस हुआ। देन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ये जो हाफ O2 है इन दोनों ने मिला, इन दोनों के मिलने से क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई, और ऑक्सीजन क्या होगी, गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। यानी कि लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP भी बनेगी, NADPH भी बनती है, और साथ में यहाँ पर क्या डियर फ्रेंड्स बन रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। इज इट क्लियर? यहाँ पर बात समझ आ गई कि यहाँ पर लाइट रिएक्शंस में क्या चीज बन रही है, ऑक्सीजन भी रिलीज बन रही है, कैसे बन रही है वो आपके सामने आ गया। यानी कि हुआ कुछ इस तरह से डियर फ्रेंड्स, जो मैग्नीज प्रोटीन थी वो क्या होगी थी, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी थी। यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूं, वाटर से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, वो दिए गए मैग्नीज की प्रोटीन को, और देन क्या हुआ, मैग्नीज की प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो दिए गए किस चीज को, वो दिए गए डियर फ्रेंड्स मैग्नीज से जो निकले थे वो दिए गए फोटो सिस्टम 2 को, और फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कहां पर पहुंच गए थे, वो पहुंच गए हैं डियर फ्रेंड्स कहां पर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 2 फियोफाइटन के पास आ गए। अब वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 स्टेप हो गए कंप्लीट, यानी कि वाटर भी टूट गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज अ फोटोलाइसिस। इज इट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये हाफ ऑक्सीजन का है। इसी तरह से एक और अगर मैं रिएक्शन यही करवाऊंगा तो एक और इस तरह का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। अब 2 स्टेप आपके हो गए कंप्लीट, मेन जो स्टेप्स थे यही थे। अब पीछे बहुत ही इजी सा वर्क रह गया। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर पे क्या पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं। अब क्या होने वाला है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर।
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैरियर वहां पर देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा जिसका नाम होगा प्लास्टोक्वानिन, ठीक है। देखें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फियोफाइटन ऑफ द फोटोसिस्टम 2, फियोफाइटन ऑफ फोटोसिस्टम 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगी, वो ट्रांसफर कर देगी इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोसिस्टम 2 दैट इज प्रेजेंट इन फियोफाइटन ऑफ द फोटोसिस्टम 2, यानी कि फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे फोटोसिस्टम 1 की जानिब, और उसको लेके कौन जाएगा, उसको लेके जाएंगे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटन से जैसे ही जाएंगे प्लास्टोक्वानिन में, तो प्लास्टोक्वानिन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्यों रिडक्शन हो जाएगी, बिकॉज यहां पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, एक रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से, देखें कौन सा होगा, प्लास्टोक्वानिन क्या करेगा, प्लास्टोक्वानिन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और ये साथ में क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन के आयंस। अब ये हाइड्रोजन के आयंस कहां से आ रहे हैं, कुछ याद है आपको, पीछे वाटर का मॉलिक्यूल टूटा था, वाटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो चले गए थे मैग्नीज के पास, ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में रिलीज हो गई थी, पीछे बच गए थे हाइड्रोजन के आयंस, वो चले गए थे स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो असल में कहाँ से आएंगे, वो स्ट्रोमा से ही आएंगे, और इस दौरान क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये मिलकर यहाँ पर बना देगा P प्लास्टोक्वानिन H2 बना देगा, PQH2 बना देगा, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। जब प्लास्टोक्वानिन PQH2 की फॉर्म में आ जाएगा देन क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको लिख लें आप ताकि आपको समझने में आसानी रहे ये कैसे हो रहा है, PQH2 की फॉर्म में आ गया, सही है। अब क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जो प्लास्टोक्वानिन H2 है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा, आगे जो चीज मौजूद है जिसको ट्रांसफर करने हैं वो होंगे हमारे पास साइटोक्रोम्स, 2 साइटोक्रोम्स होंगे, 2 साइटोक्रोम होंगे। अब वो जो साइटोक्रोम होंगे डियर फ्रेंड्स, वो 2 साइट, जिस तरह से यहां पर इसकी रिडक्शन हुई थी प्लास्टोक्वानिन की इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ, सेम टू सेम जो साइटोक्रोम होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। साइटोक्रोम B6 होगा यहां पर, साइटोक्रोम B6, और जो दूसरा साइटोक्रोम होगा वो होगा साइटोक्रोम F। अब 2 साइटोक्रोम होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पहले प्लास्टोक्वानिन से कहां पर मूव कर जाएंगे, साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम की रिडक्शन हो गई, ठीक है। देन क्या होंगे, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर जाएंगे। अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जब यहां से हाइड्रोजन, प्लास्टोक्वानिन से हाइड्रोजन जाएंगे साइटोक्रोम के पास, तो यहां पर बॉन्ड टूटेगा, राइट। अब यहां पर डियर फ्रेंड्स जो बॉन्ड टूट रहा है ना, उस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज को बनाने के लिए, ATP को बनाने के लिए। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ATP के अंदर 3 फास्फेट होते हैं, तो जो सेल होगा उसके अंदर बहुत सारे ADP मौजूद होंगे, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां से जो निकलने वाली एनर्जी होगी ना इन रिएक्शन से, हम उस एनर्जी को सपोज दैट यहां से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकल रही है, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे ADP को चेंज करने के लिए ATP के अंदर। इज इट क्लियर, यानी कि ADP को जब हम ATP में चेंज करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कौन दे रहा है, वो एनर्जी हमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइड कर रहा है, और तब वो प्रोवाइड करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर से, जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब इसी तरह से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 2 साइटोक्रोम थे, वहां से मजीद जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, ठीक है, रिलीज कर दिए, रिलीज करने से क्या होगा, अब किसकी रिडक्शन होगी, अब रिडक्शन हो जाएगी प्लास्टोसियानिन की। यहां पर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है प्लास्टोसियानिन, एंड प्लास्टोसियानिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन,
सम टाइम एमसीक्यूज बन जाता है। प्लास्टोसियानिन, इट इज द, ये क्या है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होगी। और फाइनली प्लास्टोसियानिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, दे रीच द फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 पर पहुंच जाएंगे। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए, फोटोसिस्टम 1 पे आ गए। डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे की जानिब मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होगी वो रिलीज होती जाएगी रिएक्शंस के नतीजे में, और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते रहेंगे एटीपी को बनाने के लिए। फाइनली अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, फोटोसिस्टम 1 पर पहुंच गए हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा जो 3 स्टेप्स है वो हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ये वाला, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने कहा यहाँ पर एटीपी बन रही है। अब एटीपी की फॉर्मेशन को लाइट, फोटो का मतलब लाइट रिएक्शंस के दौरान या लाइट की मौजूदगी में एटीपी की फॉर्मेशन को क्या नाम दे देंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान फोटोफॉस्फोराइलेशन तो होगी, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम नाम देंगे केमिओस्मोसिस का नाम दे देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा, और आपने ये याद रखना है, ये जो केमिओस्मोसिस है ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एटीपी बन रही है वो किस रिएक्शन से बन रही है, वो केमिओस्मोसिस के नतीजे में बन रही है। ये केमिकल रिएक्शन होगा, देन एटीपी बनेगी तो हम उसको नाम दे देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन का। फाइनली डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से सनलाइट यहाँ पर पड़ रही थी, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है, लाइट तो फोटोसिस्टम 1 पर भी पड़ रही होगी। जब लाइट पड़ेगी फोटोसिस्टम 1 पर, सनलाइट पड़ी जाके फोटोसिस्टम 1 पे, उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं कि जो फोटोसिस्टम 1 था वहां से भी क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जब फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो फोटोसिस्टम 1 पे भी क्या प्रोड्यूस हो गए डियर फ्रेंड्स, होल्स प्रोड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे। कैसे निकले इलेक्ट्रॉन्स तब निकले जब सनलाइट फोटोसिस्टम 1 पर पड़ी। फोटोसिस्टम 1 पर इलेक्ट्रॉन्स के पड़ने की वजह से फोटोसिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से वो मूव कर गए एक्साइटेड स्टेट में, और जब एक्साइटेड स्टेट्स में मूव कर गए तो वहां से वो एक्साइटेड हो गए, निकल गए। जब वो वहां से निकले तो उसको एक्सेप्ट किसने किया, उसको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है, ये फोटोसिस्टम 1 का है। और फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम क्या है, दैट्स नेम इज, मैंने स्टार्ट पे बताया था, FES। फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, FES प्रोटीन। तो यानी कि इसको कौन एक्सेप्ट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए FES प्रोटीन के पास आ गए। इज इट क्लियर? अब जो FES प्रोटीन है, ये FES प्रोटीन क्या करेगी, यानी कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ये इलेक्ट्रॉन पास कर देगा टुवर्ड्स द फेरोडॉक्सिन। किसको पास कर दिए, फेरोडॉक्सिन को पास कर दिए। अब फेरोडॉक्सिन क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, फेरोडॉक्सिन उसी इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा एक एंजाइम को, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, एंजाइम्स के पास आ गए। कहां से आए, फेरोडॉक्सिन से। फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिले, उसे दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन कहां से है, फोटोसिस्टम 1 से। फोटोसिस्टम 1 से क्यों निकले, सनलाइट की वजह से, और जिसकी वजह से यहां पर होल प्रोड्यूस हो गए थे। अब होल को फिल कौन करेगा, होल को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। या फिर जो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन थे वो फोटोसिस्टम 1 में जाएंगे और वहां पर जाकर जो सुराख होंगे उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब फाइनली जो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर पहुंच गए, NADP रिडक्टेज के पास पहुंचे। NADP रिडक्टेज डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या करेगा, डियर फ्रेंड्स NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो क्या करने वाला है, जो डियर फ्रेंड्स NADP लेगा,
NADP उसने लिया, साथ में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उसके पास आए हैं फेराडॉक्सिन ने दिए, उसने वो इलेक्ट्रॉन लिए, और साथ में डियर फ्रेंड्स उसने क्या लिया, उसने लिए हाइड्रोजन के आयंस। कहाँ से ले रहा है हाइड्रोजन के आयंस? स्ट्रोमा से ले रहा है। यानी कि लाइट जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटा था तो हाइड्रोजन के आयंस स्ट्रोमा में चले गए थे। फिर उस हाइड्रोजन के आयंस को इस्तेमाल किसने किया था? प्लास्टो क्वानिन ने इस्तेमाल किया था। वो प्लास्टो क्वानिन PqS2 में चेंज हो गया। जब प्लास्टो क्वानिन टूटा तो इलेक्ट्रॉन गए थे साइटोक्रोम के पास, लेकिन जो हाइड्रोजन थे वो वापस स्ट्रोमा में चले गए। अब वहीं से इलेक्ट्रॉन अगेन लिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा, जो ये आपके पास NADP रिडक्टेज होगा वो इन तीनों चीजों को मिलाएगा, मिलाने के बाद क्या बना देगा? NADPS2 बना देगा। फाइनली आपके पास जो चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी बन चुकी है, यानी कि ATP भी बन चुका है, ये देखें, और साथ में क्या बन चुका है? साथ में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर NADPS2 भी बन चुका है। साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो चुकी है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। यहाँ पर अगर हम देखें इस नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को, तो मैंने क्या कहा था? इसको कहा था जी स्कीम। तो क्या डियर फ्रेंड्स ये आपको जी शेप में दिखाई दे रहा है? दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे? जी स्कीम का नाम दे देते हैं। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी, एक स्टोरी टाइप इसको अब देखें। सिर्फ हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी फोटोसिस्टम 2 पर, फोटोसिस्टम के 2 के जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी एनर्जी हुई ज़्यादा और वो हो गए एक्साइटेड, यानी कि खुशी के मारे निकल गए वहाँ से। और उनको पता नहीं था उनको पकड़ लिया जाएगा। उनको पकड़ा किसने? उनको पकड़ लिया फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर था ना, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, कैप्चर कर लिया। जब उसको कैप्चर किया ना, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर का नाम क्या था? उसका नाम था फियोफाइटन। उसने क्या किया? उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने ना उसको सजा के तौर पर भेज दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। जब उसने सजा के तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भेजा ना उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से निकल गए थे, देन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? सजा में जारी बात है इंसान की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होती गई वक्त गुजरने के साथ साथ, और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया गया ADP को चेंज करने के लिए ATP में। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए फोटोसिस्टम 1 पे। फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो निकल कर गए, खुशी के मारे यहाँ पर भी देखें लाइट यहाँ पर भी पड़ी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। सही है, तो उसको किसने पकड़ लिया? उसको पकड़ लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 1 ने पकड़ा, और उसने उसको सजा के तौर पर कहाँ भेजा? उसने भेज दिया उसको फेराडॉक्सिन की तरफ। फेराडॉक्सिन ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया फिक्स करने के लिए, यानी कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब इसको ना फिक्स कर दो एक जगह पर। उसको फिक्स कहां पर किया गया? NADP रिडक्टेज के पास, और NADP रिडक्टेज ने उसको फिक्स करके क्या बना दिया? NADPS2 बना दिया। फाइनली आपको 6 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फोटोसिस्टम 2। सेकंड स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। थर्ड स्टेप आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोर्थ स्टेप आ गया फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि ATP के बनने का प्रोसेस। पांचवा स्टेप आ गया फोटोसिस्टम 1 और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। और छठा स्टेप आ गया आपके पास सिंथेसिस ऑफ NADPS2। और यहाँ पर कुल मिला के आपको 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी पड़ेंगी। एक जो है वो आपके पास क्या है डियर फ्रेंड्स? वो आपके पास है फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर जिसका नाम है FES प्रोटीन, और फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटिन, और साथ में एक और चीज़ मैग्नीज प्रोटीन। सिर्फ आप ये 3 चीज़ें तैयार करें, 6 पॉइंट्स तैयार करें, आपका जो पूरा होल टॉपिक है वो क्लियर आउट हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लेक्चर समझ आया, तो आप इसको काइंडली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।
होप सो डियर फ्रेंड्स आपने MCQs अच्छे से सोल्व किए होंगे। डियर फ्रेंड्स आप उन MCQs के जो राइट ऑप्शंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, देन हम चेक करेंगे कि आपने कितने % वो MCQs का आंसर ठीक दिया है। तो डियर फ्रेंड्स लाइट रिएक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक है, डैट इज़ द साइक्लिक फास्फोरिलेशन। मैंने आपसे कहा था जो फोटोसिंथेसिस है वो डिवाइड थी 2 रिएक्शंस में, फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। फिर आया हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन। फिर लाइट रिएक्शन डिवाइड हो गए 2 रिएक्शंस के अंदर, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। डियर फ्रेंड्स साइक्लिक फास्फोरिलेशन को आप ये समझ लें कि सिंपली कि ये हमें एमरजेंसी की सूरत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सपोज डैट देखिए लाइट रिएक्शन कोई भी हो, साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन हो, उस वक्त उसके दौरान ATP तो बनेगी ही बनेगी। अब वो ATP की ज़रूरत क्यों होती है डियर फ्रेंड्स? हमें ATP की ज़रूरत इसलिए होती है भी लाइट रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शंस के अंदर ग्लूकोज को बनाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए या ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए डार्क रिएक्शन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? वो हम ATP से हासिल करते हैं। सम टाइम डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान उतनी ATP नहीं बन रही होती जितनी कि हमें डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। यानी कि डार्क रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो लाइट रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस में मैंने कहा था जो कॉमनली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन सा होता है? नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में उतनी एनर्जी नहीं बन रही होती जितनी के चाहिए होती है। उस वक्त क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो रिएक्शन होता है वो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन से कहाँ पर टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डैट विल बी चेंज्ड इनटू द साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो वो नॉन साइक्लिक से किस में चेंज हो गया? साइक्लिक फास्फोरिलेशन में चेंज हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती क्या है? देखिए टाइटल पे फोकस करें, साइक्लिक यानी कि साइक्लिक, यहाँ पर साइकिल की फॉर्म में कोई चीज़ फ्लो होगा। फास्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है? साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ATP बनेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन साइकिल की फॉर्म में मूव करते रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या साइक्लिक फास्फोरिलेशन में भी दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात कर लेता हूँ साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन में सिर्फ हम एक ही फोटो सिस्टम इस्तेमाल होता है। अब वो एक फोटो सिस्टम कौन सा होता है? डैट इज़ द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 यानी कि जो P700 है वही सिर्फ इस्तेमाल होगा साइक्लिक फास्फोरिलेशन में। अब होता क्या है देखें, रिटर्निंग बैक, वापिस आना, रिटर्न होना किस चीज़ का? ऑफ सेम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बढ़ गई थी वो निकल गए थे, कहाँ से? P700 से निकल गए थे, उनका वापिस आना। कहाँ पर वापिस आना? टू द एक्साइटेड क्लोरोफिल, उसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास बाय प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ATP के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के बाद उसी इलेक्ट्रॉन का वापिस उसी क्लोरोफिल में आने को क्या नाम दे देंगे? साइक्लिक फास्फोरिलेशन का नाम दे देंगे। ये बहुत लेस कॉमन टाइप होगा, जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यानी कि P700 इन्वॉल्व होगा। रीजन क्या है डियर फ्रेंड्स? रीजन होती है ATP प्रोडक्शन, यानी कि ATP की जो प्रोडक्शन होती है वो सम टाइम कम होती है, लेकिन हमें जो ATP रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस रिएक्शन के लिए ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती हैं? हमें डार्क रिएक्शन में, जिसकी वजह से डियर फ्रेंड्स ये सारा जो रिएक्शन होगा वो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन से साइक्लिक फास्फोरिलेशन की तरफ टर्न हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। हेयर इज द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का मतलब P700। डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो सनलाइट है वो सनलाइट आ रही है सन से, और वो आगे किस पर पड़ रही है डियर फ्रेंड्स? दैट इज फॉल ऑन द फोटो सिस्टम 1। अब जैसे ही फोटो सिस्टम 1 पर लाइट पड़ी, उसके नतीजे में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? फोटो सिस्टम जो P700 है, फोटो सिस्टम 1 है, उसने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब जो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम जो 700 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, उसके क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स
मूव कर जाएंगे, कहां पर मूव करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट यानी कि कम एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम क्या है, एक्साइटेड स्टेट, वहां पर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन चले गए एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन सब एक्साइटेड स्टेट में गए, उसकी एनर्जी हाई हो गई तो वो फोटो सिस्टम 1 से निकल गए। फोटो सिस्टम 1 से जैसे इलेक्ट्रॉन निकले उनको कैप्चर किसने किया, फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था, हरियप सोचिए क्या था, फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FeS प्रोटीन। तो वो कहां पर चले गए डियर फ्रेंड्स, दैट इज कैप्चर्ड बाय द, उसको किसने कैप्चर किया, कितने एक्सेप्ट किया, FeS प्रोटीन ने एक्सेप्ट किया, राइट। अब होता कुछ इस तरह से था डियर फ्रेंड्स, अगर मैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की बात करता हूं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो FeS से मूव करके जा रहे थे फेरेडॉक्सिन के पास, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे FeS किसको दे देगा, इट विल ट्रांसफर इट टू द फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देगा। अब यहां से फिनोमिना चेंज होगा, वहां पर क्या हो रहा था, नॉन साइक्लिक के दौरान जो फेरेडॉक्सिन था वो इलेक्ट्रॉन देता था एक एंजाइम को NADP रिडक्टेज, लेकिन यहां पर सिर्फ एक स्टेप चेंज हुआ, फेरेडॉक्सिन की जगह जो इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को देने की बजाय किसको देने वाला है, वो ट्रांसफर कर देगा टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्राइमरी जो आपके पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये कहां पर मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से डियर फ्रेंड्स मूव करते जाएंगे, एक एक्सेप्टर से दूसरे साइटोक्रोम के पास और दूसरे से नेक्स्ट साइटोक्रोम के पास मूव करते जाएंगे। और जब यह केमिकल रिएक्शन होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से दूसरे के पास मूव करेंगे डियर फ्रेंड्स, उस दौरान क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो एनर्जी होगी डियर फ्रेंड्स, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे ADP के मॉलिक्यूल को चेंज करने के लिए ATP के मॉलिक्यूल के अंदर। ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसमें 2 फास्फेट होंगे, ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें 3 फास्फेट होंगे। अब एक फास्फेट हमने फिक्स किया है, उस एक फास्फेट को फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 7.3 किलो कैलोरीज, और वो जो एनर्जी है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, या फिर आप सेकंड नेम दे दें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइड कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हैंस आप देख लें यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में हो जाता है उस वक्त हमारे पास किस चीज का एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बनेगा, ATP के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फेरेडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज पर जाने की बजाय किधर चले गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जाने चले गए। अब अगर NADP की तरफ जाते तो देन NADPH2 बन जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर NADPH नहीं बन रहा डियर फ्रेंड्स। तो आपने याद रखना है, जब भी MCQs के तौर पर जब भी साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगी तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान ना तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, सही है, ना ही डियर फ्रेंड्स इसके दौरान NADPH बनेगा। अगर कोई चीज बनेगी तो वो सिर्फ ATP ही बनेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन से होते होते वापस कहां पर आ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 पे आ जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, और एनर्जी की क्या होगी डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्शन होती रहेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर भी डियर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल करके हम ATP बना रहे हैं, तो यहां पर भी वही सेम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एंड द केमिकल रिएक्शन इज केमिओस्मोसिस। तो डियर फ्रेंड्स, तो हेंस नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है, केमिओस्मोसिस देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक के जो MCQs हैं उसको एक बार टिक कर लें।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. केमी ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नेम है केमी ऑस्मोसिस। डियर फ्रेंड्स, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स एंड टू काइंड ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द बायोकेमिकल एंड द photochemical reactions. The photochemical reaction is a light reaction and the biochemical reaction is a dark reaction. So अगर मैं light reactions की बात करता हूँ तो light reaction is next divided into non-cyclic phosphorylation and cyclic phosphorylation. अब dear friends, एक scientist है जिसका नेम है पीटर मिचेल। The scientist name is पीटर मिचेल in 1961। उसने क्या बताया? उसने डियर फ्रेंड्स ये केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसने एक्सप्लेन किया 1961 के अंदर। डियर फ्रेंड्स, उसके बताया कि जो केमी ऑस्मोसिस है ये कहाँ पर हो रहा है? जब हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन में पढ़ते हैं वहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं किस चीज़ की? हम एटीपी की सिंथेसिस की बात करते हैं। और जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे होती है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है वो असल में कैसे हो रही है? मैंने वहाँ पर पीछे जो लेक्चर्स थे वहाँ पर सिंपल ये बात कही थी, मैंने कहा जी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी लो होती जाएगी और वो जो एनर्जी होगी वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे? वो हम एटीपी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एटीपी बेसिकली बनती कैसे है, वो कैसे बनेगी? डियर फ्रेंड्स, उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? उसको केमी ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर रही है, उसको पीटर मिचेल ने एक्सप्लेन किया। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा जो रिवाइज करवा देता हूं पीछे वाले दो रिएक्शन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और उसके बाद हम केमी ऑस्मोसिस, इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शंस की बात करें तो लाइट रिएक्शंस में मोस्टली जो रिएक्शन होता है वो होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, जिसमें दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1b और 2b। अब देखें यहाँ पर पहले नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का सिंपल सा मैकेनिज्म देखें। डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द, ये कौन सा आ गया? ये आ गया फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के ऊपर डियर फ्रेंड्स लाइट पड़ी और लाइट पड़ने की वजह से क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर जैसे ही फोटोसिस्टम 2 पर लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन देखें निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल के गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्टर के पास, राइट? और पीछे क्या हुआ? उसी वक्त फोटोलाइसिस हुई। फोटोलाइसिस के नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है। कहाँ पर? थैलाकोइड की स्पेसिस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा। टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन के आयंस बन गए और वो कहाँ पर मौजूद हैं? हाइड्रोजन के आयंस जो प्रोटॉन्स बने हैं डियर फ्रेंड्स, वो कहाँ पर हैं? वो थैलाकोइड स्पेसिस में है। और साथ में क्या बना? साथ में बनी है ऑक्सीजन, हाफ O2। अब हाफ O2 बन गया, इसी तरह से एक और वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक और इस तरह का एटम बनेगा, वो दोनों मिलकर ऑक्सीजन बनाएंगे और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान। अब देखें, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास चले गए? वो मैग्नीज के पास चले गए। मैग्नीज के पास क्यों गए? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। क्यों पॉजिटिव चार्ज था? बिकॉज मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके पास चले गए थे? वो फोटोसिस्टम 2 के पास चले गए थे। और फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पर चले गए डियर फ्रेंड्स? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चले गए हैं, ठीक है? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाते हैं तो वहां पर डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और उनकी रिडक्शन होती जाती है। जैसा कि प्लास्टोक्वानिन था, मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टोक्वानिन होगा डियर फ्रेंड्स, वो प्लास्टोक्वानिन मिलेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के आयंस के साथ, यानी प्रोटॉन के साथ मिलेगा और साथ में मिलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो मिलकर क्या बना देगा? PQH2 बना देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। अब देखें डियर फ्रेंड्स, ये रिडक्शन हो रही है प्लास्टोक्वानिन की। ये देखें, ये जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स है ना, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, राइट? अब यहाँ पर जो प्लास्टोक्वानिन है फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर से देखें जरा, प्लास्टोक्वानिन की रिडक्शन हुई है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी आए हैं और वो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्टर से ऑफ फोटोसिस्टम 2 से आ गए हैं, ठीक है? तो अब हुआ कुछ यूं के डियर फ्रेंड्स, साथ में एक चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के आयंस भी प्लास्टोक्वानिन के साथ आए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये कहाँ से आए हैं डियर फ्रेंड्स? ये हाइड्रोजन के आयंस आएंगे स्ट्रोमा से। कहाँ से आए हैं? स्ट्रोमा से। चलें एक बेसिक लेवल से देखें जरा डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल फोटोसिंथेसिस की बात करता हूं तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होती है डियर फ्रेंड्स?
क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर हमें ये जो फ्लूइड मीडियम है, दिस फ्लूइड मीडियम इज नोन एज इसको नाम दे देंगे स्ट्रोमा का। क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा के अंदर है आपके पास ग्रैना, और ग्रैना में क्या है, आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या होगा? थैलाक्वाइड होगा, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड मैंने बनाई है ये क्या है? थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड से ये बाहर वाले जो साइड्स हैं ये क्या है आपके पास? दिस इज अ स्ट्रोमा। इज इट क्लियर? यानी कि ये जो बाहर वाला रीजन है ना, ये बाहर वाले जो रीजन है ये स्ट्रोमा आप फर्ज करें, और ये जो स्ट्रक्चर ये थैलाक्वाइड है, और ये थैलाक्वाइड की इंटरनल स्पेस आ गई। तो हुआ कुछ यूं के जैसे ही प्लास्टोक्वानिन की हुई रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए यहां से फोटोसिस्टम 2 से, लेकिन जो हाइड्रोजन वो लेने वाला है वो हाइड्रोजन लेगा कहां से? वो स्ट्रोमा से डियर फ्रेंड्स लेगा। स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन होंगे वो स्ट्रोमा से मूव करेंगे, और मूव करने के बाद क्या होगा डियर फ्रेंड्स? रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लास्टोक्वानिन से किसके पास आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर प्लास्टोक्वानिन से ये है आगे आपके पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से नेक्स्ट जब प्लास्टोसियानिन के पास जाएंगे तो इन तमाम रिएक्शंस के नतीजे में क्या होने वाला है? जो प्रोटॉन्स होंगे डियर फ्रेंड्स, जो प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूं, यानी कि हाइड्रोजन के आयंस की बात हो रही है, वो हाइड्रोजन के आयंस यहां से, यानी कि स्ट्रोमा, ये वाला जो स्ट्रोमा है ना फ्लूइड, इस फ्लूइड से मूव करके कहां पर आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। कहां पर आ गए? थैलाक्वाइड की स्पेसिस में आ जाएंगे। यानी कि थैलाक्वाइड की स्पेसिस के अंदर ये देखें हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स आते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रोटॉन्स होंगे वो बाहर से मूव करते करते कहां पर आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स? वो अंदर की जानिब आ जाएंगे, यानी कि थैलाक्वाइड की स्पेसिस में आ जाएंगे। अब होगा कुछ यूं के मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करेंगे तो क्या होगा? वो उनकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है। अब वो एनर्जी जाती कहां पर है डियर फ्रेंड्स? वो जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी असल में किसके पास आ जाती है? वो एनर्जी आती है इस हाइड्रोजन के पास, ये इन प्रोटॉन के पास आ जाएगी। और किस फॉर्म में आएगी डियर फ्रेंड्स? वो एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि जो प्रोटॉन्स होंगे आपके पास, प्रोटॉन्स के पास वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैकेनिज्म को देखते जाए। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू द पैसिव फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि थैलाक्वाइड्स की ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इम्परमिएबल होती हैं, ये प्रोटॉन्स को अंदर से बाहर जाने की या बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स और एक्सेप्टर होते हैं, देखें थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद हैं। ये रास्ता प्रोवाइड करेंगे इस प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए। कहां से? स्ट्रोमा से जो थैलाक्वाइड की स्पेस है उसके अंदर आने के लिए क्या करेंगे? रास्ता प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होगी वो पंप करेगी प्रोटॉन को अक्रॉस द थैलाक्वाइड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने क्या किया? उसने पंप किया प्रोटॉन्स को अक्रॉस द थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड के अंदर क्या कर दिया? पंप कर दिया। जब प्रोटॉन थैलाक्वाइड के अंदर आ गए तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? अब प्रोटॉन्स के जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? हाई। कहां पर? थैलाक्वाइड की स्पेसिस में हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? हाई हो गई। अब इसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होगा? इसके नतीजा ये हुआ कि देखें हाइड्रोजन ये भी हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल से टूट के बन रहे थे, हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ गए, जिनको कौन लेके आ रहा है? जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद कैरियर्स, डोनर और एक्सेप्टर क्या करते हैं? स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को कहाँ पर लेके आ रहे हैं? थैलाक्वाइड की स्पेसिस में लेके आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसके पास आ गई? वो आ गई प्रोटॉन के पास। किस फॉर्म में आ गई? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गई। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डियर फ्रेंड्स, दिस पोटेंशियल एनर्जी ये चेंज हो जाएगी, किसके अंदर चेंज हो जाएगी? विल बी चेंज्ड इनटू द, ये किसके अंदर चेंज होगी? ये चेंज होगी डियर फ्रेंड्स प्रोटॉन मोटिव फोर्स के अंदर। प्रोटॉन मोटिव फोर्स में चेंज हो गई। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हम थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देगा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देगा। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी है। तो डियर फ्रेंड्स ये अगर आप गौर करें तो व्हाट इज दिस? इट इज अ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। कहां पर?
थैलाक्वाइड्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर। अब होने कुछ इस तरह है कि ये जो प्रोटॉन्स होंगे डियर फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन्स यहाँ से मूव करते 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 किस तरफ चले जाएंगे, इस एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर जाएंगे, इधर से भी। अब एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की तरफ जब मूव करेंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, प्रोटॉन के अंदर पहले से एनर्जी स्टोर है, किस फॉर्म के अंदर, प्रोटॉन मोटिव फोर्स की फॉर्म में के अंदर मौजूद है। अब ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, इट इज यूज्ड बाय द, इसको इस्तेमाल कौन करेगा डियर फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करेगा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटॉन्स होंगे यहाँ से, वो प्रोटॉन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ से एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस प्रोटॉन्स को किस तरफ भेज देगा, अगेन स्ट्रोमा की तरफ भेज देगा। लेकिन इस वक्त क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इस वक्त कुछ इस तरह से होगा कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स थी, जो इसके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद क्या चीज़ बना ली जाएगी, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो असल में जो एटीपी की सिंथेसिस होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, तो वो कुछ इस तरह से होती है। देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ही बन रही है एटीपी, लेकिन वो बनी कैसे है, वो ऐसे बन गई है। अब अगेन देख लें डियर फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी तो इधर दे दी प्रोटॉन्स को, लेकिन वो खुद कहां पर चले गए, वो चले गए फोटो सिस्टम, ये आ गया फोटो सिस्टम 1। और डियर फ्रेंड्स फोटो सिस्टम 1 के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, फेराडॉक्सिन के पास, ये चलेंगे फेराडॉक्सिन के पास। देन कहां पर चले गए, ये डियर फ्रेंड्स चले गए आपके पास कहां पर, ये आ गया NADP रिडक्टेज, जो कि एंजाइम था उसके पास चले गए। और NADP जो रिडक्टेज होगा वो क्या करने वाला है डियर फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, NADP लेगा, साथ में क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, साथ में लेगा हाइड्रोजन, और उसको किस में करेगा, उसको चेंज कर देगा किसके अंदर, NADPS2 के अंदर। हैंस देखें यहाँ पर आपके पास जो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन था उसके दौरान NADPS2 भी बनता है और साथ में ATP भी बनता है। तो ये देखें यहाँ पर ATP भी बन चुकी है, साथ में NADPS2 भी बन चुका है। तो वो कैसे बना है, वो आपके पास केमियोस्मोसिस के जरिए से बना है। अब चलिए हम डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। डियर फ्रेंड्स, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन इन विच सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। एक ऐसा कपलिंग रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, ATP के मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। लेकिन और ये जो सिंथेसिस होगी ये कब होगी, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस एन हाइड्रोजन ग्रेडियंट। जब हम हाइड्रोजन आयंस को उसके ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन के खिलाफ मूव करवाएंगे, देन क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, देन क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। उस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज केमियोस्मोसिस एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कवरी इज गिवन बाय द पीटर मिचेल इन 1961 के फर्स्ट में देखिए। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो एटीपी बनी है या फिर यहाँ पर जो NADPS2 बना है, ये दोनों किस तरफ मूव कर जाएंगे, ये दोनों मूव कर जाएंगे किसकी जानिब, डार्क रिएक्शंस की जानिब, यानी कि कैल्वन साइकिल की तरफ मूव कर जाएंगे, जहाँ पर जाके क्या होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होनी है और देन फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन है उसमें अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ याद रखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं, बेसिकली 3 से 4 टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज हैं, ठीक है। तो आप सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो आपको कंप्लीट जो मैकेनिज्म है ना वो समझ आएगा। अगर आप एक भी स्किप करोगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट आपको टॉपिक यानी कि कैल्वन साइकिल की तरफ लेके चलते हैं, डार्क रिएक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, कैल्वन
रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो कैल्विन साइकिल है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं, कैल्विन साइकिल होता क्या है, डिस्कवर किसने किया है, और इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए किस स्पीशी के अंदर इसको सिलेक्ट करके किस स्पीशीज़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, बायोकेमिकल रिएक्शन, अगर हम फोटोसेंसिस की बात करें तो फोटोसेंसिस बेसिकली दो रिएक्शन में डिवाइड थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। वो अलग बात थी कि जो लाइट रिएक्शन थे फिर वो दो तरह से डिवाइड हो गए थे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। लेकिन अब हम जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो है डार्क रिएक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शंस होंगे ऐसे रिएक्शंस जिनमें ATP और NADPH यानी कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं वो लाइट रिएक्शंस में बनेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड होंगे जो कि लाइट रिएक्शंस में बने हैं, अब उनकी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे हम डार्क रिएक्शंस के दौरान। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इस टॉपिक को अगर तैयार करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 नेम्स यानी कि सिर्फ नेम याद रखने हैं, वर्ड्स याद रखने हैं, और साथ में एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन याद रखना है। आपका पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर आउट हो जाएगा इसी लेक्चर के दौरान। इज इट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अब वो रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन ये है कि डियर फ्रेंड्स, जो डार्क रिएक्शन होता है ना, डार्क रिएक्शन के दौरान हम हमेशा क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, कार्बन को फिक्स करते हैं। कार्बन को फिक्स करके हमने क्या तैयार करना होता है? हमने उसको ग्लूकोज में चेंज करना होता है, राइट डियर फ्रेंड्स। इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की सीरीज होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर की सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा। अब जो इक्वेशन आपको याद रखनी है वो है ये वाली, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ में 9 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे डार्क रिएक्शंस या कैल्विन साइकिल में, उसके साथ साथ 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स भी इस्तेमाल होंगे, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज बन जाएगा, या फिर ग्लूकोज के मिलने से सक्रोज भी बन सकता है, ठीक है, स्टार्च वगैरह ये सब कुछ बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुगर बनेगी, साथ में क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? जो ATP होंगे वो किस में चेंज होंगे? वो ADP में चेंज होंगे, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से NADPH जब NADP में चेंज होंगे तो इनकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, और वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, चेंज करने के लिए, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यहां तक क्लियर हुई इक्वेशन? अब डियर फ्रेंड्स, जो डार्क रिएक्शंस है, ये कैल्विन साइकिल है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन, कैल्विन एंड बेंसन। हम इसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है, ये भी याद रखना है। और उसके जो कुछ वर्कर्स थे, को वर्कर्स थे, जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने डिस्कवर किया इस साइकिल को। सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया गया डियर फ्रेंड्स? डियर फ्रेंड्स, जो मेल्विन कैल्विन था ना, उसको इसके काम के नतीजे में नोबेल प्राइज भी मिला इन 1961 के अंदर। 1961 में इसको क्या दिया गया? इसके वर्क की वजह से इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया। डियर फ्रेंड्स, इसने ऑब्जर्व किया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। अब वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, दैट इज द C14। एक कार्बन का नॉर्मल C12 होता है ना, तो इसने C12 इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या इस्तेमाल किया? C14। और C14 क्या था? वो था रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन। C14 इस्तेमाल किया किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बिकॉज जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या कैल्विन साइकिल है उसमें हमेशा हमने फिक्स किसको करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करना है। तो उसने क्या किया? उसने नॉर्मल कार्बन की जगह ना, उसने कार्बन ऐसा इस्तेमाल किया जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, यानी कि C14 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, C14 इस्तेमाल किया। देन उसने क्या किया? C14 इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन किस स्पीशी को इंतखाब किया? उसने एक यूनिसेलुलर एल्जाई का इंतखाब किया, और यूनिसेलुलर एल्जाई का नेम था क्लोरेला था। क्या था? क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गा है, उसका उसने इंतखाब किया, और उसको क्या प्रोवाइड किया? उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोवाइड की, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने प्रोवाइड की उसमें क्या था? वो C12 की बजाय उसने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का इंसर्ट कर दिया था, खुद बनाई थी, वो थी कौन सी? C14। अब उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स? जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी, उसके बाद उसने क्या किया? चंद एक इंटरवल्स के बाद उसकी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रोकता, और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता उसको निकाल लेते। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने क्लोरेला यानी कि यूनिसेलुलर एल्जाई को ना,
उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। जैसे ही उसने प्रोवाइड करने के 1 से 2 सेकंड बाद उसने उस रिएक्शन को स्टॉप करवा दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस होनी थी ना, तो उसने 1 से 2 सेकंड के अंदर उसको स्टॉप करवाया। स्टॉप करवाने के बाद उसने वहां पर डियर फ्रेंड्स, वहां से जो कंपाउंड उसने बनाया था वो कंपाउंड निकाल लिया, उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्लोरेला को कार्बन डाइऑक्साइड दी, फिर 30 सेकंड का वक्त दिया, 30 सेकंड तक यानी कि ये कर सके, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चल सके। तो 30 सेकंड तक रिएक्शन चला, उसने फिर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को स्टॉप करवाया, फिर कंपाउंड निकाल लिया, फिर उसको ऑब्जर्व किया कंपाउंड कौन सा बना है, फिर इसी तरह से डियर फ्रेंड्स उसने 30 मिनट का वक्त दिया, फिर उसने 1 घंटा दिया। और जब डियर फ्रेंड्स इस तरह के टाइम दिया गया ना, टाइम इंटरवल, तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई, राइट। अब वो कैसे फॉर्मेशन हुई और उसने वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे स्टॉप करवाता था वो भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और साथ में यूनिसेलुलर एलजी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने रिएक्शन को स्टॉप करवाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। और उसने वेरियस रेडियो एक्टिव कंपाउंड हासिल किए थे मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने के 1 से 2 सेकंड बाद उसने कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया क्लोरेला से। तो उसे कौन सा कंपाउंड मिला, उसे मिला फास्फोग्लाइसरिक एसिड मिला 1 से 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिर उसने 30 सेकंड का वक्त दिया क्लोरेला को, यानी कि 30 सेकंड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पे उसको काम करने दिया, और 30 सेकंड के बाद उसको जो चीज देखने को मिली, दैट वाज नॉट अ फास्फोग्लाइसरिक एसिड, दैट वाज अ ट्राइफॉस्फेट। और ये ग्लूकोज का फास्फेट भी था और साथ में डियर फ्रेंड्स फ्रक्टोज फास्फेट भी था। ये भी बन गए कितने टाइम में डियर फ्रेंड्स, 30 सेकंड के अंदर। देन उसने 30 मिनट दिए, और जब 30 मिनट दिए तो 30 मिनट के दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि उसे जो कंपाउंड से मिला 30 मिनट के बाद क्लोरेला से, वो सक्रोज था और साथ में डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज था। देन उसने 1 घंटा दिया, 1 आवर के बाद जब उसने रिएक्शन स्टॉप करवाया, रेडियो एक्टिव कंपाउंड निकाला, ठीक है, देन उसे क्या मिला, उसे डियर फ्रेंड्स मिला अमाइनो एसिड्स। तो हैंस इस तरह से उसने मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड हासिल किए, और उन कंपाउंड्स का उसने क्या किया, एक सीरीज स्टेप वाइज मुआयना किया, ठीक है। तो वो जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो किसकी फॉर्म में आए, वो एक्सपेरिमेंट्स आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये कैल्विन बेंसन रिएक्शंस की फॉर्म के अंदर आ गए। डियर फ्रेंड्स इसका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मैकेनिज्म्स का, और मैकेनिज्म के बेसिक 3 पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा आपको सिर्फ बेसिक याद करवाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको बेसिक करवाऊंगा लेकिन फुल डिटेल कॉन्सेप्चुअल करवाऊंगा, ठीक है। 3 स्टेप्स होंगे मैकेनिज्म का। पहला जो स्टेप है वो है कार्बन फिक्सेशन। अब कार्बन को फिक्स कैसे किया जाएगा, डियर फ्रेंड्स यहां पर एक प्रीकर्सर होता है, यानी कि जो कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल में एक प्रीकर्सर होगी, और प्रीकर्सर का नेम क्या है, रूबिलोज बाइफॉस्फेट। अब प्रीकर्सर होता क्या है, प्रीकर्सर वो कंपाउंड होता है जो केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही मौजूद होता है, और वो पीछे वाले केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट भी समझ लें उसको होता है। यानी कि प्रीकर्सर क्या होगा, जो पहले केमिकल रिएक्शन हुआ ना उसका जो प्रोडक्ट बन गया, आखिरी वाला जो कंपाउंड है, वो अगले रिएक्शन में जब दाखिल होता है ना, तो वो नेक्स्ट रिएक्शन का क्या कहलाएगा, प्रीकर्सर कहलाता है। तो यहां पर भी इस रिएक्शन में भी एक प्रीकर्सर है, एंड द प्रीकर्सर नेम इज रूबिलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब रूबिलोज बाइफॉस्फेट क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। अब डियर फ्रेंड्स रूबिलोज बाइफॉस्फेट है, रूबिलोज बाइफॉस्फेट के अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं इस तरह से, तो एक मॉलिक्यूल में जरा काउंट कीजिए कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 4 और 5। कार्बन के कितने एटम आ गए, 5, यानी कि रूबिलोज बाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 5 एटम हैं। और फास्फेट के कितने हैं, 1 और 2 फास्फेट हैं एक मॉलिक्यूल में, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 5 हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 3। अब एक मॉलिक्यूल में तो 5 कार्बन थे, और 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे डियर फ्रेंड्स, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 15, यानी कि 3 मॉलिक्यूल जब रूबिलोज बाइफॉस्फेट के होंगे तो कार्बन कितने होंगे, 15 होंगे।
अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिलोस बाइफॉस्फेट के साथ जो चीज रिएक्ट करवाने वाली है वो कौन सी होगी? डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए रूबिलोस बाइफॉस्फेट के साथ और उसको रिएक्ट करवाने में किसका रोल है? वो है रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एज आ गया है, एंड पे क्या आया? एज, यानी कि ये क्या है डियर फ्रेंड्स? एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ने क्या किया? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? रुबिस्को। रुबिस्को ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया रूबिलोस बाइफॉस्फेट के साथ, और उसके रिजल्ट में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रूबिलोस बाइफॉस्फेट जब रिएक्ट किया तो 6 कार्बन कंपाउंड बना। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, तो कितने कार्बन? 3 कार्बन आ गए। अब डियर फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए जरा, कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 15 यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए, टोटल मिल गए 18। अब इन दोनों के रिएक्शन से एक कंपाउंड बना, और वो जो कंपाउंड था, दैट कंपाउंड वाज अ 6 कार्बन कंपाउंड। देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डियर फ्रेंड्स, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 3 मॉलिक्यूल बने, और 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो गए? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 18 कार्बन। अब उन 18 कार्बन में से 3 कार्बन यहां से आ रहे थे और 15 कार्बन रूबिलोस बाइफॉस्फेट से आ रहे थे। डियर फ्रेंड्स, फास्फेट भी काउंट कर लें। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फास्फेट हैं? 2। 3 मॉलिक्यूल में कितने आ गए? 6। यहां पर भी कितने? 3 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने आ गए? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन फास्फेट इक्वल है ना? ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड था 6 कार्बन, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्विकली टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना देगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। अब यहां पर जो कार्बन थे वो 18 थे, लेकिन मॉलिक्यूल कितने थे? 3 मॉलिक्यूल। यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आ गए डियर फ्रेंड्स? 3 कार्बन है। तो टोटल जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ रहे हैं। यहां पर 15 प्लस 3, क्योंकि हमने उसको क्या किया? फिक्स किया। क्या किया था? फिक्स किया था। तो फिक्सेशन के बाद देखें, जो मेन हमारे पास कंपाउंड बना है वो है 3 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन जस्ट थोड़े से टाइम के लिए बनेगा ऐसे ही, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो कार्बन की फिक्सेशन के बाद जो मेन कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। इसी वजह से डियर फ्रेंड्स, हम इस कैल्विन साइकिल को क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं C3 पाथवे का नाम भी दिया जाता है। इज इट क्लियर? हम इसको C3 पाथवे क्यों कहेंगे? हम इसको C3 पाथवे इसलिए कहते हैं बिकॉज कार्बन की फिक्सेशन के बाद जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है। इसकी वजह से हम इसको कहेंगे C3 पाथवे का नाम भी देंगे। अब देखें 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बना है इसका नाम होता है डियर फ्रेंड्स फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या बन गया? फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। अब डियर फ्रेंड्स, जो फास्फोग्लाइसरिक एसिड होगा, यहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब वो जो 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो फास्फेट यहां पर दे देंगे, जिसके नतीजे में बन जाएगा 6 एडीपी। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? 6 फास्फेट ऐड हो रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा डियर फ्रेंड्स? फास्फोग्लाइसरिक एसिड से क्या बन गया डियर फ्रेंड्स? 2 फास्फेट आ गए। पहला फास्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ है, दूसरा कार्बन लग गया कार्बन नंबर 1 के साथ। तो ये क्या बन गया डियर फ्रेंड्स? ये आपके पास बन गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 ही रहेंगे, कार्बन भी 6 ही हैं। देखें इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, टोटल मॉलिक्यूल है 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। यहां पर भी कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। तो कार्बन का नंबर तो सेम है। फास्फेट देख लें, यहां पर फास्फेट कितने थे? 1 और 1 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। यहां पर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। लेकिन यहां पर 12 हो गए फास्फेट। क्यों? क्योंकि 6 तो पीछे से आ रहे थे, पीछे से आगे वो जो 6 हैं वो मजीद ऐड कर दिए गए, जिसके नतीजे में ये जो कंपाउंड बन गया है, ये क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इसका नाम होगा, कार्बन नंबर 1 पर है तो हम कहेंगे 1 3। कार्बन नंबर 3 पे है ना दूसरा फास्फेट, हम कहेंगे 1 3 बाई फास्फोग्लाइसरेट।
1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट बन चुका है हमारे पास डियर फ्रेंड्स। क्या बना है? 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट बन गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहां पर देखें कितने NADPH थे? 6। नेक्स्ट रिएक्शन में आने वाले हैं NADPH। अब वो जो NADPH आएगा ना, वो आकर अपने हाइड्रोजन दे देगा, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगी। यहां पर हाइड्रोजन यहां पर क्या हो गए? ऐड हो गए। कितने? 6 NADP इस्तेमाल हो रहे थे, 6 के 6 यहां पर आए और उन्होंने अपने हाइड्रोजन यहां पर दे दिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है डियर फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के दौरान रिडक्शन तो होगी। देखें, पहला स्टेप था कार्बन फिक्सेशन। जो दूसरा स्टेप होता है कैल्विन साइकिल के दौरान, वो होता है डियर फ्रेंड्स, उसका नेम होता है रिडक्शन। दूसरे स्टेप का नेम क्या है? रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर देखें, यहां तक पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। यहां पर अब दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है डियर फ्रेंड्स? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है? क्यों? क्योंकि NADPH ने अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए और खुद वो NADP की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो सेकंड स्टेप का नेम भी क्या है? रिडक्शन है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? यहां पर हो गई रिडक्शन। अब रिडक्शन हुई, लेकिन साथ में जो 6 फास्फेट पिछले रिएक्शन में ऐड हुए थे, वो इस रिएक्शन के दौरान निकल गए। फास्फेट निकल गए, 6 फास्फेट निकल गए। और साथ में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? अब ये जिसमें फास्फेट कितने थे? पहले कितने थे डियर फ्रेंड्स? आपके पास फास्फेट थे टोटल 12, लेकिन अब जो फास्फेट रह गए वो 6 तो निकल गए, पीछे कितने रह गए? 6 फास्फेट। लेकिन रिडक्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल का नेम होगा ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नंबर किसके साथ अटैच है? कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होने की वजह से हम इसको नाम दे देंगे ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट, या आप इसको नाम दे दें G3P का नाम भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स देख लें। यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी कितने आएंगे? 6 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 6 × 3 = 18। कार्बन के 18 आ रहे हैं, फास्फेट 6 है। यहां पर फास्फेट के 12 थे, उसमें से 6 निकल गए, पीछे रह गए 6। नेक्स्ट क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट ये जो 6 का कंपाउंड है, 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में से 6 मॉलिक्यूल में से जो एक मॉलिक्यूल होगा वो निकल जाएगा। 6 मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिया। वो जो मॉलिक्यूल निकला है ना, एक ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट का, वो मॉलिक्यूल यहां से निकलकर डियर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाएगा। यही वो मॉलिक्यूल होगा जिसने नेक्स्ट जाकर क्या बनानी है? ग्लूकोज बनानी है। यानी कि जो शुगर बनेगी वो कहां से बनेगी? वो इस मॉलिक्यूल से बन जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब एक मॉलिक्यूल निकल गया। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 3। यहां पर टोटल थे 18। 3 कार्बन निकल गए, पीछे कितने बचे? 15। अब यहां पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? यहां पर नंबर जो आएगा वो 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ है? यहां पर डियर फ्रेंड्स यहां पर 5 × 3, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो 5 मॉलिक्यूल में आ गए 15 कार्बन, क्योंकि 3 जो कार्बन थे वो निकल गए, जिसने नेक्स्ट जाके शुगर बना दी। अब ये जो डियर फ्रेंड्स ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? हम इसको नाम दे देंगे ये आपके पास है डियर फ्रेंड ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ये क्या है? ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ठीक है। अब जो ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इसमें एक चीज मिसिंग है। वो क्या है डियर फ्रेंड्स? 6 ATP आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 6 NADPH आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन टोटल ADP कितने थे? 9 थे। यानी कि कितने ATP रह गए? 3। अब वो जो 3 ATP होंगे डियर फ्रेंड्स, वो यहां पर इस्तेमाल होंगे, वो आएंगे आकर अपने किसमें 3
फास्फेट रिलीज करेंगे, जिसके नतीजे में ये जो ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डैट विल बी चेंज्ड इनटू द रूबिलोज बाइफास्फेट। यहाँ पर देखें डियर फ्रेंड्स, कार्बन के नंबर सेम रहने हैं। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। वो चेंज हो चुका है किसके अंदर, 3 मॉलिक्यूल के अंदर, और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन आ गए, 5 आ गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। यहां पर फास्फेट कितने थे टोटल, 5। यहां पर फास्फेट हो गए कितने, टोटल कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, 6 हो गए, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, जो फास्फेट हो गए वो उसकी क्या हो चुकी है, एडिशन हो चुकी है। तो अब आपने इस टोटल सीरीज को याद कैसे रखना है डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी ट्रिक, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो आप अगर इस साइकिल के ऊपर गौर करें तो ये भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा है, सिर्फ आपको गौर करने की ज़रूरत है। देखें 3 3 3 6 6 6 और 5, 365। तो आपने याद रखना है 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आपने लिखना है 3 बार, 6 आपने लिखना है 3 बार, और 5 आपने लिख देना है 1 बार, 365। और उसी के ऊपर आपका क्या आ गया, साइकिल आ गया। अब आपको ये नंबर्स तो नहीं भूलने वाले, एटलीस्ट मॉलिक्यूल्स के। दूसरी चीज़ जो तैयार करनी है आपको डियर फ्रेंड्स, ये रिएक्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATP, 6 NADPH, और आखिर वाली जो चीज़ याद करनी है वो है आपके पास रूबिलोज बाइफास्फेट, रूबिस्को, उसके बाद फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट, ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और उसके बाद रूबिलोज बाइफास्फेट। यानी कि बेसिकली रूबिलोज बाइफास्फेट 1, फास्फोग्लाइसरिक एसिड 2, 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट 3, चौथा आ जाएगा ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। 4 आपको याद रखने हैं, सिर्फ नेम, एक रिएक्शन, और साथ में 365। तो ये आपको टोटली जो लेक्चर होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेगा, याद रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द डार्क रिएक्शंस, और फाइनली होप्स आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज की फार्मेशन हो चुकी है। अब डियर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शुगर की ही फार्मेशन हो। सम टाइम क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी आएगा, लिपिड्स की फॉर्म में भी आएगा, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में वो आएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आ सकता है, सक्रोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर मैं बात कर लेता हूँ सम टाइम डियर फ्रेंड्स लिपिड्स की फॉर्म में, तो सम जो देखें यहाँ पर क्या था डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, आफ्टर द 30 सेकेंड यहाँ पर बना था ट्राइफास्फेट, बना था ना। ये रिएक्शन कौन सा हो रहा था, बायोकेमिकल रिएक्शन ही हो रहा था। अब जो ट्राइफास्फेट होता है ना डियर फ्रेंड्स, ये सम टाइम चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, ये नेक्स्ट क्या बनाता है डियर फ्रेंड्स, ये फैटी एसिड्स बना देगा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ शुगर ही नहीं होंगे, बल्कि फैटी एसिड्स से फैट्स भी होंगे, और फैट्स के बाद डियर फ्रेंड्स अमाइनो एसिड भी होंगे। कैसे, यहां पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कुछ जो फास्फेट होते हैं, कुछ जो ट्राइफास्फेट होते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होने के बजाय वो चेंज हो जाते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इट विल बी चेंज्ड इनटू द अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स क्या बना देंगे, प्रोटीन्स। तो डियर फ्रेंड्स, हेंस हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, या ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च भी बन सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर फैटी एसिड भी बनेगा। कैसे बनेगा, जो ट्राइओस फास्फेट बनेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान, वो चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स के मिलने से फैट्स बन जाएंगे। इसी तरह से जो आपके पास ट्राइओस 3 फास्फेट होगा, ये फास्फेट होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, सम टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और अल्फा कीटोग्लूटारेट अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड के मिलने से बन जाएंगे आपके पास
प्रोटीन्स। तो फाइनली आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन है और जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्या हो चुका है डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट हो चुका है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.